आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक थानेदार की ट्रांसफर विदाई भी है। उत्तराखंड के धराली हर्षिल में मिशन जिंदगी जारी है। सेना के जवान इसमें पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। कनेक्टिविटी को बहाल करने का काम भी जारी है। इसी कड़ी में हर्षिल में पैरा ब्रिगेड के जवान एरियल रोपवे बनाने में जुटे दिखे। पेड़ों के जरिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ये रोपवे बनाया जा रहा है ताकि खाने पीने के सामान, राहत सामग्री और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई होती रहे। यही नहीं, भारतीय वायुसेना मेडिकल इमरजेंसी में भी मदद पहुँचा रही है। एक प्रेग्नेंट महिला को इलाज की जरूरत थी तो उसे हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया गया। न ये कोई दूल्हा है ना ही संत महात्मा, लेकिन बग्घी में सवार होकर जा रहे इन पर फूलों की बारिश की जा रही है। दरअसल ये थानेदार हैं जिन्हें कुछ इस अंदाज में विदाई दी गई। बग्घी को फूलों से सजाकर प्रयागराज के झूसी थाने के थानेदार उपेंद्र सिंह को उस पर बैठाकर शानदार विदाई दी गई, जिनका 2 दिन पहले तबादला हुआ था। इनकी गिनती तेज तर्रार पुलिस सब इंस्पेक्टर में होती है, जिन्होंने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में अहम योगदान दिया है और इसको लेकर लोगों के मन में इनके प्रति काफी सम्मान है, जिसको लेकर उन्हें ऐसी शानदार विदाई दी गई। सभी के सहयोग के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही हमेशा जो है पुलिस के प्रति, उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था प्रणाली के प्रति व्यवहार अपना और समर्थन आप लोगों का मिलता रहे, बस यही संदेश है। भगवान के मंदिर तो आपने जगह जगह देखे होंगे, लेकिन हम जो दिखा रहे हैं ये भगवान का नहीं बल्कि जंगल के राजा शेर का मंदिर है। दुनिया का ये इकलौता शेर स्मारक अमरेली जिले के राजुला तालुका में स्थित है। राजुला पंथक में लोग शेरों की पूजा करते हैं, उनकी शेरों में गहरी आस्था है। 2014 में भिराई गांव के पास ट्रेन दुर्घटना में 2 शेरनियों की मौत के बाद इसी गांव में इस शेर स्मारक का निर्माण कराया गया था। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के अवसर पर यहाँ भव्य समारोह का आयोजन भी हुआ, जिसमें पूजा पाठ से लेकर आरती तक हुई। ये तस्वीरें कर्नाटक के मैसूर की हैं, जहां दशहरा हाथियों के जत्थे का शाही स्वागत किया गया। 9 दशहरा हाथियों का ये जत्था रविवार को मैसूर पहुंचा, जहां मैसूर पैलेस के परिसर में उनका पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। फूलों की मालाओं से सुसज्जित इन हाथियों का ढोल, नगाड़ों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से स्वागत किया गया और इसी के साथ दशहरा उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो गई। क्रिकेटर आकाशदीप आज परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी गए और बजरंगबली के चरणों में मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। अयोध्या में क्रिकेट प्रेमियों ने आकाशदीप को आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं दी और भरोसा जताया कि वे देश को जीत दिलाने में अपना ये अहम योगदान देंगे। न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं रेलवे के नए ऑफर का। रेलवे ने फेस्टिव सीजन में यात्रियों के लिए राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम शुरू की है, जिसके तहत रिटर्न जर्नी पर यात्रियों को टिकट में 20% की छूट मिलेगी। हालांकि रेलवे ने इन टिकटों के लिए कुछ शर्तें भी रखी है, यानी कि इस स्कीम में छूट तभी आपको मिलेगी जब दोनों तरफ का टिकट एक ही यात्री के नाम से हो और टिकट कंफर्म हो। लेकिन छूट केवल रिटर्न जर्नी के बेस किराए पर दी जाएगी और इस योजना के तहत बुक किए गए टिकटों पर किराया वापस नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये योजना एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लागू की गई है ताकि इसके असर और यात्रियों की प्रतिक्रिया का आकलन किया जा सके। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर ये आहे। त्योहारों के समय ट्रेनों में भीड़ और टिकट बुकिंग की परेशानी से राहत देने के लिए रेलवे ने एक नई योजना राउंड ट्रिप पैकेज शुरू की है। आसान भाषा में कहें तो अगर आप एक साथ जाने और आने की टिकट बुक करते हैं तो किराए पर रेलवे 20% की छूट आपको देगा। रेलवे का कहना है कि इस फैसिलिटी से ट्रेनों का इस्तेमाल अच्छे से हो पाएगा। साथ ही पहले से प्लानिंग होने की वजह से त्योहारी सीजन में पैसेंजर्स को परेशानी नहीं होगी। हालांकि रेलवे ने इन टिकटों के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, यानी ये छूट केवल कंफर्म टिकटों पर ही लागू होगी और इस योजना के तहत बुक किए गए टिकटों पर किराया वापस नहीं किया जाएगा। त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ होती है, टिकट के लिए मारामारी होती है और रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार आने वाले दिनों में जो त्योहार पड़ेंगे, जिसमें विशेष रूप से दिवाली, छठ पूजा, दशहरा और देव दीपावली जैसे त्योहारों में यात्रियों को सुविधा देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक योजना बनाई है, जिसके तहत
अगर आप रिटर्न टिकट के साथ रिजर्वेशन कराते हैं तो आपको वापसी वाले टिकट में मूल जो किराया है उसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इस वक्त हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रिजर्वेशन काउंटर पर हैं। रेलवे की यह योजना है बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। इसके लिए 14 अगस्त से बुकिंग शुरू हो जाएगी। जो टिकट आप कराएंगे 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के लिए, उसका रिजर्वेशन 14 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और आगे जब रिटर्न टिकट आप कराएंगे वो 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आपको कराना होगा। यानी रेलवे ने जो नियम बनाए हैं वो साफ साफ उसमें है कि 14 अगस्त से बुकिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में पहला सवाल यही है कि रेलवे की ये राउंड ट्रिप फेस्टिव पैकेज है क्या? राउंड ट्रिप फेस्टिव पैकेज की सुविधा केवल कंफर्म टिकट पर मिलेगी। 20% डिस्काउंट रिटर्न टिकट के बेस फेयर पर ही मिलेगा। बुकिंग समान क्लास और समान जोड़ी ट्रेन में होनी चाहिए। बुक किए गए टिकट को कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा। पीएनआर चार्ट बनने के समय कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। बुक होने के बाद टिकट में कोई सुधार या बदलाव नहीं कर पाएंगे। दोनों टिकट एक ही माध्यम से बुक होने चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या काउंटर से। वापसी टिकट बुक करते समय कोई अतिरिक्त छूट, कूपन, वाउचर या पास लागू नहीं होगा। हम इस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर मौजूद हैं। यह रिजर्वेशन काउंटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। ये बताइए कि रेलवे ने भीड़ से बचने के लिए एक फार्मूला तैयार किया है, जिसमें अगर आप 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक टिकट बुक कराते हैं और फिर वापसी का टिकट नवंबर से दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कराते हैं तो आपको वापसी के टिकट पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। यह योजना कैसी है? योजना तो सर रेलवे ने ठीक चलाया है, और मान लीजिए किसी को तत्काल इमरजेंसी पड़ गया या उसके घर कोई दुर्घटना हो गया, बट कुछ भी समस्या उसको हो सकता है, तो इसमें रिफंडेबल है या नहीं कैंसिल कराने पर? ये जो 20% का दे रहा है टिकट, ये भी तो आप सही कह रहे हैं। ये रेलवे ने योजना चलाया छठ यात्रियों के लिए या अन्य पैसेंजरों के लिए भीड़ होता है जो आने जाने लायक नहीं है, उसको 20% का छूट मिलता है तो फैमिली को लेकर आ जा सकता है। ऐसे जैसे पड़ता है कि नहीं हम अकेले चले जाएं, फैमिली नहीं जाए टिकट पैसे की समस्या को लेकर, ये तो ठीक है। लेकिन सर समस्या इस बात की है कि इसने रेलवे पर रिफंडेबल किया है कि नहीं किया है? रिफंडेबल नहीं है ये जो है, इसमें कैंसिल आप करेंगे तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। तो इस नियम के बारे में क्या कहना है? नहीं सर, ये नियम गलत है। मान लीजिए किसी को इमरजेंसी पड़ गया, किसी के पास पैसा कम है सर आने और जाने का, तो मैं रेलवे से यही विनती करूंगा कि ये रिफंडेबल भी करे। इसके साथ अब ये भी समझना जरूरी है कि टिकट पर मिलने वाले डिस्काउंट में समान जोड़ी ट्रेन का क्या मतलब है। मतलब अगर आप अहमदाबाद एक्सप्रेस से पटना जाते हैं तो इसी जोड़ी की वापसी ट्रेन यानी अप एंड डाउन से रिटर्न टिकट करना होगा। जैसे अहमदाबाद बरौनी से आते हैं तो रिटर्न इसी जोड़ी की ट्रेन बरौनी अहमदाबाद से रिटर्न होना होगा। इसके अलावा ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आने और जाने वाले टिकट में दी गई जानकारी भी समान होनी चाहिए। टिकट में दी गई सभी डिटेल्स एक समान होनी चाहिए, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन, यात्री का नाम, उम्र, दूरी और क्लास जैसी चीजें दोनों टिकट में एक होनी चाहिए। ये बताइए कि त्योहारों में भीड़ भाड़ जबरदस्त हो जाती है। अब आप एक निश्चित अवधि में टिकट जाने का और आने का साथ कराते हैं, ट्रेन सेम होनी चाहिए और क्लास सेम होना चाहिए, पैसेंजर सेम होने चाहिए। तो एक तरफ यानी वापसी का जो टिकट होगा उस पर मूल भाड़े में 20% डिस्काउंट रेलवे दे रही है। ये कैसी योजना है? सर अच्छी योजना है, बट आराम से यात्री को आसानी पड़े, टिकट आराम से मिल जाए और यात्रा सुगम हो, अच्छी व्यवस्था है। आप बताइए कि ये 14 तारीख से बुकिंग शुरू हो जाएगी, तो त्योहारों में कितना इसका फर्क पड़ेगा, क्या लाभ मिलेगा आप लोगों को? सर त्योहारों में तो बहुत बढ़िया फर्क पड़ेगा। जैसे टिकट नहीं मिलता था तो टिकट मिलने लगेगा, और दूसरा चीज़ ये है कि रिफंड होना चाहिए, उसमें कुछ काट करके रेल मंत्री जी को इसमें रिफंड देना चाहिए। यही हमारा योजना कैसी है? योजना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया योजना है। भीड़ भक्कड़ से लोगों को कुचल जाते थे, ऐसे वैसे से लोग जो कि बचेंगे, और इसमें क्या है कि थोड़ा आसानी रहेगा आने जाने में। बस वही है, रेल मंत्री जी को इसमें कुछ रिफंड देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि राउंड ट्रिप फेस्टिव पैकेज की सुविधा वाले टिकट की बुकिंग कब से शुरू होगी। इस फैसिलिटी को फिलहाल प्रयोग के तौर पर 14 अगस्त 2025 से शुरू किया जाएगा।
रेलवे के मुताबिक इस छूट का फायदा लेने के लिए 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक के लिए जाने वाले टिकट और वापसी के लिए 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच यात्रा का टिकट बुक करना होगा। रेलवे इस सुविधा को लेकर यात्रियों की तरफ से फीडबैक लेगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। आपका क्या कहना है, योजना कैसी है? योजना तो मेरे अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि इससे जो हाई रेट होती है टिकट की वो थोड़ा कम हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर होना चाहिए कि रिफंड होना चाहिए, ताकि अगर इफ इन केस अगर हम इस बीच में अगर यात्रा अपना कैंसिल करते हैं, कोई ऐसा कारण हो जाता है कि हमें ये यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, तो हमें वो टिकट कुछ अमाउंट मिल जाए, ताकि हमें भी थोड़ा रहे कि नहीं हम नहीं यात्रा किया तो हमें इससे कुछ लॉस नहीं हुआ। ऐसे तो हम पूरा लॉस में जा रहे हैं कि मेरा पैसा तो सब गया, हम यात्रा करें चाहे ना करें। और ऐसा तो जरूरी नहीं ना सर कि इस अवधि में हम करें ही करें यात्रा, ये भी तो हो सकता है ना कि हम ना कर पाएं, कोई ऐसा इमरजेंसी पड़ जाए कि हम ना कर पाएं। इसके साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि क्या इस योजना का लाभ सभी ट्रेनों में लिया जा सकता है या फिर कुछ विशेष ट्रेनों में ही इसका लाभ मिल सकेगा। ये छूट फ्लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा सभी श्रेणियों और खासकर ऑन डिमांड ट्रेनें यानी फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें इस छूट के दायरे में शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक ये योजना फिलहाल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लागू की गई है, ताकि त्योहारों के समय ट्रेनों का दोनों तरफ से बेहतर इस्तेमाल हो सके। उदय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में 2 हफ्तों बाद श्रद्धालुओं के लिए खोले गए लेटे हनुमान मंदिर के कपाट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने यहां सिंदूर का पौधा भी लगाया और बाद में श्रमिकों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने बताया कि यहां फ्लैट्स के 4 टावरों के नाम भारत की 4 प्रमुख नदियों कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली के नाम पर रखा गया है। सांसदों के ये नए फ्लैट्स दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बनाए गए हैं। सभी फ्लैट्स टाइप 7 के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं, जो पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। साथ ही इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर सेना के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें सेना के जवान वर्दी पहने, हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष करते नजर आए। यहाँ उन्होंने परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की शहादत को सलाम किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी बड़ी तादाद में लोग हाथों में तिरंगा लिए नजर आए। इस तिरंगा यात्रा में सीएम मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया। वहीं जम्मू में स्कूली छात्राओं और जम्मू पुलिस की ओर से हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय के नारे लगाती नजर आईं, तो वहीं जम्मू पुलिस की बाइक पर भी तिरंगा लहराता दिखा। दिल्ली में भी युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वाड हाई अलर्ट पर है। 15 अगस्त को होने वाले विशेष समारोह की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए इनका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। विस्फोटकों, नशीले पदार्थों और संदिग्धों का पता लगाने के लिए 64 ट्रेंड डॉग्स काम में लिए जा रहे हैं। इनमें 58 विस्फोटकों का पता लगाने में, 3 नशीले पदार्थों का पता लगाने में और 3 अपराधियों का पता लगाने में माहिर हैं। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर के कपाट 2 हफ्तों के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके बाद वहां साफ सफाई की गई और बड़े हनुमान जी की प्रतिमा का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनकी पूजा अर्चना और भव्य आरती भी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहां मौजूद रहे। मान्यता है कि बड़े हनुमान जी को भगवान शंकर से आशीर्वाद प्राप्त है कि हर साल मां गंगा उन्हें अभिषेक कराने आएंगी। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में उनके जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। कान्हा का जन्मोत्सव ब्रजमंडल में 16 अगस्त को मनाया जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव होगा। ऐसे में मथुरा और वृंदावन में से लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान की तरफ जाने वाले हर रास्ते की साफ सफाई कर रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा मथुरा के हर चौक चौराहे जो भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान के रास्ते से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर दीवारों पर पेंटिंग बनवाई जा रही है। और न्यूज पथ में अब बात कर लेते हैं गुजरात के आदिवासी छात्रों के इसरो दौरे का। गुजरात सरकार ने आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए एक अनूठी पहल की है। दरअसल सरकार ने तापी जिले से 28 स्कूली बच्चों को श्रीहरिकोटा के इसरो स्पेस सेंटर भेजा है, ताकि ये बच्चे जान सके कि कैसे इसरो के वैज्ञानिक सैटेलाइट लॉन्चिंग की तैयारी करते हैं।
नए नए सूट बूट में सज धज कर सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचे ये स्कूली बच्चे कोई बड़े या रईस परिवारों से नहीं हैं, बल्कि ये बच्चे तापी जिले के आदिवासी समुदाय से जुड़े परिवारों से आते हैं और इनमें ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इन बच्चों ने अपनी प्रतिभा से ये साबित कर दिया है कि वो होनहार हैं और देश के कर्णधार हैं। तापी के इन तारों में कोई एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बनना चाहता है तो कोई सुनीता विलियम्स। आदिवासी बहुल तापी जिले के ये बच्चे आसमान से आगे भी सपनों की एक नई उड़ान भरना चाहते हैं। इन्हीं सपनों को पंख गुजरात सरकार की एक योजना ने लगाए, जिसके जरिए ये बच्चे मिशन इसरो के लिए रवाना हुए। गुजरात सरकार ने खुद इन्हें अपने खर्चे पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा भेजा, जहां सरकारी स्कूल के ये बच्चे इसरो के स्पेस सेंटर पर 3 दिनों तक धरती से लेकर अंतरिक्ष तक की बारीक जानकारियां जुटाएंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी स्कूल के बच्चे लोग, हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि ये स्कूल के बच्चे यहाँ गए, लेकिन आज हमारे लिए गौरव की बात है कि ट्राइबल विस्तार में सरकारी छात्र के स्कूल के विद्यार्थी भी आज स्पेस सेंटर की मुलाकात के लिए जा रहे हैं। सारा खर्चा सरकार उठा रही है? सब खर्चा सरकार उठा रही है। दरअसल प्रशासन ने तापी जिले में विज्ञान के प्रति जागरूकता को लेकर प्रोजेक्ट विज्ञान सेतु तापी के तारे लॉन्च किया था। इसके बाद इन बच्चों का सिलेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट से हुआ, फिर मेरिट के आधार पर 28 बच्चों को चुना गया। ये बच्चे आदिवासी बहुल तापी जिले के 14 अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। ये सभी 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं विज्ञान वर्ग के हैं। हमारी जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उसमें हम लोग ने एक बेसिक टेस्ट लिया था एंड मेरिट के आधार पे ये 28 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इस ट्रिप का जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि बच्चे में एक तो साइंस के प्रति बहुत मोटिवेशन आए, दूसरा ये कि वो रियल लाइफ साइंटिफिक एप्लीकेशन जो है दुनिया में हो रही हैं उसको सीखे, साथ ही साथ उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी प्रदान करेगी क्योंकि उनके लिए एक डिफरेंट एक्सपोजर होगा। गरीब और बेहद साधारण परिवारों से आने वाले इन बच्चों के चेहरों पर पहली बार फ्लाइट में बैठने और पहली बार गांव से दूर यात्रा करने की खुशी भी साफ तौर पर दिखाई दी। उनके मन में इसरो, अंतरिक्ष और ऐसे ही कई सवालों को लेकर काफी जिज्ञासा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और आनंद भी हो रहा है क्योंकि हम जैसे आदिवासी बच्चों के लिए यह सब कुछ किया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी कम उम्र में प्लेन में बैठ कर जाऊँगा। चलने इसरो जा रहे हैं, वहाँ पर साइंटिस्ट कैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं और स्पेस में कैसे रहते हैं वो सब सीखने के लिए, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मुझे लगा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा। इसरो सेंटर की यात्रा के बाद ये बच्चे अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी देंगे। साथ ही उनका कहना है कि वो इसरो सेंटर से जो भी सीखेंगे उसे अपने साथियों के साथ भी साझा करेंगे। हम ट्रेन में भी नहीं सफर किया है। अच्छा, कितनी खुशी है इस बात? बहुत खुशी है। मुझे तो रात के नींद भी नहीं आ रही थी कि कल हम प्लेन में बैठने वाले हैं। अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो कैसे भेजे जाते हैं और वहाँ पर जाके वे कैसे उपयोगी है, वे कैसे काम करते हैं, वो हम सब सीखने वाले हैं। और यहाँ पर आके हमारे दोस्तों को भी बोलेंगे कि वहाँ पर ऐसा था और हमने ये सीखा, और हम जो सीख के आएंगे वो हमारे फ्रेंड्स को सिखाएंगे। जाहिर है गुजरात सरकार की ये पहल वाकई इन बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने वाली है, या यूं कहें कि नन्हे सपनों को नए पंख लगे हैं जो भविष्य में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में उछाल रही। सोमवार को सेंसेक्स 746 अंकों पर 80,604 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 222 अंकों पर चढ़ा, ये 24,585 पर पहुंच गया। सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 900 रुपए लुढ़का। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 1,02,520 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 1000 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,14,000 रुपए पर आ गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 8 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 66 पैसे हो गई। टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब दिल्ली में भी खरीदी जा सकेंगी। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना दूसरा शोरूम खोल दिया है। ये नया शोरूम IGI एयरपोर्ट के पास एरो सिटी के वर्ल्ड मार्क 3 में है।
इससे पहले कंपनी ने 15 जुलाई को भारत में अपना पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मेकर मैक्सिटी मॉल में खोला था। रॉयल एनफील्ड ने अपनी पॉपुलर बाइक हंटर 350 को एक नए कलर में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे ग्रेफाइट ग्रे कलर में लॉन्च कर दिया है। नए रंग के साथ हंटर 350 के अब आपको 7 कलर ऑप्शन मिलेंगे। इसकी कीमत करीब 1,76,000 रुपए रखी गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी स्ट्रे डॉग्स यानी कि आवारा कुत्तों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश की। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक आदेश में दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश कुत्ते के काटने और उससे होने वाली रेबीज बीमारी की बढ़ते मामलों के बाद आया है। कोर्ट ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहें और उन्हें रेबीज का खतरा ना हो। दिल्ली एनसीआर में कई बच्चे और बुजुर्ग आवारा कुत्तों की वजह से न सिर्फ जख्मी हुए हैं बल्कि कुछ की तो मौत तक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने अपने आदेश को बिना किसी तरह के समझौते के लागू करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर संगठन इस प्रक्रिया का विरोध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोर्ट ने दिल्ली में MCD और NDMC को आवारा कुत्तों को तुरंत उठाने का आदेश देते हुए उन्हें शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, MCD और NDMC को 8 हफ्ते के भीतर शेल्टर होम के निर्माण की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कों को पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त बनाना होगा और किसी को भी कुत्ते गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा है कि कुत्तों के शेल्टर होम में नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुत्तों के शेल्टर होम की CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी ताकि कोई कुत्ता बाहर ना निकले। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अकेले दिल्ली में कुत्ता काटने की रोजाना 2000 घटनाएं सामने आती हैं, जबकि देश में ये आंकड़ा रोजाना लगभग 20,000 है। आवारा कुत्तों का आतंक आए दिन हर शहर में देखने को मिलता है। ऐसे में दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे NCR के शहरों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बहुत अहम हो जाता है। इस आदेश पर हमने इन शहरों में रहने वाले लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कुत्तों को हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहेंगे इस पे, आपकी राय क्या? सर, ये जो आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा घूम रहे हैं तो इनको ना इस सरकार को इनके लिए कुछ कड़ी से कड़ी मतलब कि कोई समाधान ढूंढना चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लोगों के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन रहे हैं ये। तो इसलिए हमें इनके लिए सरकार से भी निवेदन करते हैं कि कुछ ना कुछ इनके लिए सोचा जाए और किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। काफी परेशानी होती है। अब रास्ते में कुत्ते बहुत सारे होते हैं और काटते भी हैं, भौंकते भी बहुत है और रात को सोने भी नहीं देते हैं, नींद भी बहुत ज्यादा, नींद भी डिस्टर्ब। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसा लगा? सही है, अच्छा है, वेरी नाइस। मैं इसके लिए तारीफ करना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया है और वो करें ये काम को, बहुत अच्छी बात है। कभी हम लोग रात नाइट वगैरह में आते हैं ना तो उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है और लेडीज वगैरह में जाते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम है स्कूल वगैरह में। बाकी तो कोई परेशानी होती, नॉर्मल जानवर है अपना इन्वायरमेंट में, हम भी जैसे भी रह रहे हैं, जिस समाज में ऐसे वो रह रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? अगर आप गलत नहीं करोगे वो आपसे गलत नहीं करेंगे ना। अब रात में 1 बजे रोडों पे दौड़ोगे दारू पी के तो काटेंगे, उनको काटेंगे या मैं काटेंगे, हम तो घर में है ना। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको खुद तो नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी सुप्रीम कोर्ट अपना उनका आदेश है और सुप्रीम कोर्ट में तो कोई गया ही होगा ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तो आदेश नहीं दे दिया ना, लोगों को काट देते है ना। जो लोग गए ना उन्हें दिक्कत होगी, शायद वो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, पैसे वाले होंगे, उन्हें दिक्कत होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी हमें कोई दिक्कत, हमें क्या दिक्कत है बताओ? घूम रहे हैं आप, मेरे हजारों कुत्ते होंगे, किसी को काटे क्या? परेशानियों तो बहुत है सर, जैसे कोई चलते चलते किसी को काट ले। यहाँ की पब्लिक ऐसी है कि कोई अगर किसी को काट रहा है तो कोई दौड़ता भी नहीं उसको मारने के लिए, छोड़ देता है। तो ये पहल निर्णय अच्छा है। जी बिल्कुल हटाने चाहिए, बहुत परेशानी होती है आने जाने में, किसी बच्चे को भी काट ले, बड़े को भी काट ले और वैसे भी जो है रास्ते पे उन्हें भी खतरा है, हमें भी खतरा है, आते जाते रास्ते पे कहीं गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है और जो गली में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं या उनका देखभाल भी नहीं हो पाता, किसी को काट भी लेते हैं और गंदगी भी फैलती है, तो इस निर्णय से तो मतलब बहुत अच्छा ही है
और हमारी तरफ से तो बहुत इस तरह से कुछ परेशानी भी कभी हुई हो आपके आवारा कुत्तों की वजह से? लोग बता रहे हैं कि भौंकते हैं, काट लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, 2-3 बार काटे भी हैं हमको। बिल्कुल। अच्छा, कहाँ काटा था? पैर में। और मतलब आवारा क्या, जो गली में घूमते हैं, आप जैसे कोई जा रहा है, आप रात के 10 बजे के बाद कहीं निकल के दिखा दीजिए, मैं कह रहा हूँ इसी रोड में, ठीक है, अब अंधेरा होता है, आप जा रहे हो रास्ते में, कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, काट भी देते हैं, डरा भी देते हैं, काट भी लेंगे तो आप क्या करेंगे? और 8-10 का पूरा गैंग रहता है उनका, 1-2 तो रहते नहीं है। तो बिल्कुल मेरी तरफ से तो यही है कि उनको अच्छे से उनकी देखभाल करी जाए और उनको सेंटर रूम में डाला जाए। और दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के दूसरे शहरों में भी हलचल बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी मेयर ने शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजे जाने की बात कही। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को एनसीआर से पहले चरण में 5000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स को बाहर शेल्टर होम में ले जाने का फैसला सुनाया है। मैं अपनी ओर से ये मानता हूं कि ये निर्णय केवल एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा। देश के अन्य नगर निगमों में भी जहां स्ट्रेट डॉग्स का मेनेस या आवारा कुत्तों के कारण डॉग बाइट्स के जो केस बढ़े हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे दिशा निर्देश देश के सभी शहरों पे लागू होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और यदि ये आदेश निर्देश केवल एनसीआर के लिए हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में इंदौर की स्थिति को भी रखते हुए माननीय न्यायालय से ये निवेदन करेंगे कि स्ट्रीट डॉग्स के होने वाली समस्या का निजात दिलाने के लिए वो इंदौर जैसे बड़े शहरों के लिए भी दिशा निर्देश जारी करें। नगर निगम में शेल्टर हाउस बनाकर वहां डॉग शिफ्ट करने के लिए तैयार है। पहले के आदेशों में यदि कोई कार्रवाई करता था तो लोगों पर, समाज के लोगों पर एफआईआर होती थी। अब ये दिशा निर्देश पूरा ऑर्डर आने के बाद ही स्पष्टता से बता पाएंगे कि ये केवल एनसीआर के लिए है कि देश में सब जगह लागू होंगे। अगर ये केवल एनसीआर के लिए है तो इंदौर नगर निगम इस केस का हिस्सा बनेगी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करेगी और इंदौर के लिए भी इस प्रकार के कुछ दिशा निर्देश हों, इसकी प्रार्थना करेगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको एक ऐसे प्रतिभावान से परिचय कराने जा रहे हैं जिसने अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया। सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में से एक इस स्टूडेंट ने एक बार फिर से भारतीय प्रतिभा का पूरी दुनिया में लोहा मनवा दिया। गणित जैसे सब्जेक्ट में प्रखर सिंघवी नाम के इस स्टूडेंट ने पहला स्थान हासिल किया है। सोलह साल के इस लड़के ने विदेश में देश का मान बढ़ाया है, जिसका जीता जागता सबूत ये तस्वीर है जिसमें शान से तिरंगा लहरा रहा है। राजस्थान के उदयपुर के प्रखर सिंघवी ने गणित में भारत की प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित कोपर्निकस ओलंपियाड में प्रखर ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो स्टेज पर लगे स्क्रीन पर साफ साफ नजर आ रहा है। जब स्टेज पे मेरा नाम आया विद इंडियाज़ फ्लैग, वो बहुत अच्छा मूवमेंट था बिकॉज लाइक मैं अपना फ्लैग लेके स्टेज पे गया था एंड किसी दूसरी कंट्री में अपने फ्लैग को होस्ट करना सबके सामने, वो बहुत अच्छा मूवमेंट था। ये पल न सिर्फ प्रखर या उसके परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला रहा। कोपर्निकस ओलंपियाड दुनिया की सबसे कठिन और सम्मानित प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है, जिसमें गणित, विज्ञान, तार्किक क्षमता और नवाचार जैसे विषयों में दुनिया भर के प्रतिभाशाली छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इस साल इस मंच पर 54 देशों से आए 25,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें गणित की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल कर प्रखर ने भारतीय प्रतिभा की चमक पूरी दुनिया में बिखेरी थी। उसका पूरा शेड्यूल बिल्कुल फिक्स था, उस शेड्यूल पे मैं चलती थी। फिर अभी लास्ट में न्यूयॉर्क भी मैं ही लेके गई थी प्रखर को, और जब इसका जैसे ही नाम अनाउंस हुआ तो हम इतने खुश हुए, खुशी से मतलब आंसू आ गए थे हमारे प्रखर के लिए।
और बहुत अच्छा मोमेंट था। आज इतनी प्रसन्नता हो रही है कि विश्व पटल पे जाके बच्चे ने जो देश का नाम ऊंचा किया है और राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, मुझे ये जान के बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक 16 साल के बच्चे ने जो अचीवमेंट किया है, उस अचीवमेंट को देख के शायद पूरी दुनिया के बच्चे, इंडिया के बच्चे इंस्पायर होंगे। परिवार को अपने लाल पर गर्व है तो उसे ओलंपियाड की तैयारी कराने वाले टीचर की खुशी का ठिकाना भी नहीं है। प्रखर ने जो है बहुत शॉर्ट स्पैन में कुछ क्लासेस में अपने अंदर एक बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, एक स्टूडेंट से मैथमेटिशियन बनने वाला। अपनी इस बड़ी उपलब्धि के बाद प्रखर को अब पीछे मुड़कर देखना गवारा नहीं है, बल्कि अभी कामयाबी की और इबारत लिखने का इरादा है। जब मैंने ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करी थी उससे पहले मेरा एम जेई था एंड मैं सोचता था कि जेई के अलावा और कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल सकते, बट जब मैंने ओलंपियाड्स स्टार्ट करा मुझे पता चला आईआईटी से भी अच्छे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो मोस्टली यूएस एंड यूके में है। मेरा अभी मैं अभी मोस्टली प्रिपरेशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए कर रहा हूँ। मुझे यूएस ही जाना है एंड वहाँ पे भी रिसर्च एंड प्रोफेसरशिप करनी है मैथ्स में। प्रखर सिंघवी की इस उपलब्धि के पीछे वर्षों की मेहनत, समर्पण और गणित के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी का योगदान है। आत्मानुशासन और लक्ष्य के प्रति स्पष्टता इनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उदयपुर से रिदम जैन की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।